आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उर्दू का मॉडल पेपर, जो कि एक गेस्ट पेपर है। 22 अप्रैल को कल उर्दू का पेपर होने वाला है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से अहम सवालात इम्तिहान में आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे आ रहा है मॉडल पेपर में, गेस्ट पेपर में, लफ्ज़ खिलत के मायने क्या हैं। तो ये हमारे महरूज़ी सवालात हैं, जो कि 12 आने वाले हैं। हमने इसमें 4 ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन वो पेपर में ऑप्शन आएंगे। हम डायरेक्टली इसका जवाब बता रहे हैं आपको। खिलत के मायने होते हैं कीमती लिबास या पोशाक। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम है वली मोहम्मद। क्या है? वली मोहम्मद। तीसरा आ रहा है राजपूतों के सरदार का नाम क्या था? तो राजपूत सरदार का नाम क्या था? रघुपत सिंह। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ हबाब के मायने क्या हैं? तो इसके मायने हैं पानी का बुलबुला, हबाब। सवाल नंबर 5, संस्कृत किस ज़ुबान की शाख है? तो इसका जवाब है आर्याई ज़ुबान की, हिंद आर्याई ज़ुबान की। डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब है भीमराव सकपाल। सवाल नंबर 7, कोई उम्मीद बर नहीं आती में बर आना के मायने क्या है? तो बर आना के मायने ये हैं पूरी होना। तो लफ्ज़ बर आना के मायने क्या है? पूरी होना। लेकिन शेर में आ रहा है उम्मीद बर नहीं आती, तो बर नहीं आना का मतलब होगा पूरी नहीं होना, लेकिन यहाँ पूछा गया है बर आना। सवाल नंबर 8, पहाड़ और गिलहरी नज़्म के शायर कौन हैं? तो पहाड़ और गिलहरी नज़्म के शायर हैं सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल। रज़ी सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? तो इसका आएगा बादशाह इल्तुतमिश यानी अल्तमश। सवाल नंबर 10, बच्चों का सबसे पसंदीदा शायर कौन है? तो इसका जवाब है इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 11, तकल्लुफ़ के मायने हैं? तकल्लुफ़ के मायने हैं दिखावा, ज़ाहिरदारी। सवाल नंबर 12, अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 आया है, इसके अंदर 6 सवाल हैं, जो कि खाली जगह में पुर करनी है, भरनी है। ये दुनिया और तरह की, खाली जगह में आएगा बस्ती है। उत्तर भारत में यहाँ आएगा खाली जगह में शोर सैनी, प्राकृत बोली जाती थी। डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल या भीमराव अम्बेडकर था। रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलिका थी, खाली जगह में आएगा हिंदुस्तान। उन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा, क्या आएगा यहाँ पर? आएगा साकित, बेजान था। सवाल नंबर 6, वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ, खाली जगह में आएगा नफ़रत, कूट कूट कर भरी थी। सवाल नंबर 3 ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर हमें इन सवालों के जवाब एक जुमले में देने हैं। हम्द की तारीफ़ बयान कीजिए। इसका है ऐसी नज़्म जो कि खुदा की शान में लिखी जाती है, हम्द कहलाती है। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? इसका जवाब है चहचहा करके। किसकी नाव पार उतरनी है? जो औरों की नाव पार उतारेगा उसकी नाव पार उतरनी है। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? तो इसका जवाब आएगा दरिया दिली से, अपनी दरिया दिली से। सवाल नंबर 5 आ रहा है इसमें, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? तो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, जैसे कि हबाब पानी का बुलबुला मिट जाता है। सवाल नंबर 6, लेंशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? ये खत खुदा को मिले। सवाल नंबर 7, दुनिया से दिल लगाने के क्या मायने हैं? इसका मतलब है दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की दिखावे में खो जाना, दुनियावी बातों में लग जाना। सवाल नंबर 8, अल्तमश की वसीयत क्या थी? तो बादशाह अल्तमश की वसीयत थी कि मेरे बाद मेरी बेटी रज़िया दिल्ली की मलिका बने। सवाल नंबर 9, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? तो इसका जवाब है रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और तरक्की के लिए काम करूंगी, और उस वक्त तक चैन से ना बैठूंगी जब तक कि ये साबित ना करूं कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। सवाल नंबर 10, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? तो इसका जवाब है वज़ीर अली।
सवाल नंबर 11, छूत छात से मुल्क का नुकसान पहुंचा। तो इसका जवाब है छूत छात से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। सवाल नंबर 12, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है कि गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, पेड़ों पर चढ़ सकती है और दांतों से चीज़ों को कतर सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, और ये काम पहाड़ नहीं कर सकता। सवाल नंबर 4 हमारा आ रहा है, यहाँ आएगा आपके गैरदर्शी इक़्तिबास। क्या आएगा? गैरदर्शी इक़्तिबास, जो हमारी किताब में से नहीं होगा। आपको इस गैरदर्शी इक़्तिबास को पढ़ना है, यानी एक पैराग्राफ आएगा, एक गद्यांश यहाँ पर आएगा, तो आपको इसको पढ़ना है। पढ़ करके इसमें नीचे 4 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, उसको पढ़ करके इक़्तिबास को, उसी में से उन सवालों के जवाब आपको यहाँ लिखने हैं। सवाल नंबर 4 से 7 तक यानी 4 सवाल होंगे गैरदर्शी इक़्तिबास में। सवाल नंबर 8 हमारा आ रहा है, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल में से किसी 2 की तारीफ में मिसाल लिखिए। अब ये 3 आपके सामने है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। इनमें से किसी 2 की तारीफ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, तहरीर करनी है। फ़ाइल किसे कहते हैं? जुमले में काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मिसाल है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या है? फ़ाइल है। फ़ाइल ऐसे लफ्ज़ जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम हो तो फ़ेल कहलाते हैं। मिसाल है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सभी काम क्या? फ़ेल है। मफ़ऊल ऐसे लफ्ज़ जिन पर फ़ाइल के फ़ेल का असर मालूम हो, काम करने वाले के काम का असर जिस चीज़ पर पड़ेगा वो मफ़ऊल कहलाती है। इसमें इसका मिसाल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इस जुमले में फुटबॉल मफ़ऊल है। सवाल नंबर 9 आ रहा है यहाँ पर, मुहावरा बोलबाला होना के मायने क्या है? तो इसके मायने हैं नाम ऊंचा होना, यानी नाम मशहूर होना, इसके मायने हैं। सवाल नंबर 10, मुहावरा ढारस बांधना के मायने क्या है? दिलासा देना। तो इसके मायने क्या है? दिलासा देने के हैं। सवाल नंबर 11, मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो यहाँ पर हमारा आ रहा पहला लफ्ज़ आया है मोहब्बत। तो मोहब्बत का मुतजाद, मुतजाद बोलते हैं विलोम या उल्टे को। तो मोहब्बत का उल्टा या विलोम क्या होगा? नफ़रत। अमन, अमन का उल्टा या विलोम क्या होगा? जंग। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए। वाहिद जमा इन होता है एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर लिखा हुआ जंगल, जंगल एक वाहिद लफ्ज़ है। जंगल की जमा क्या होगी? जंगलात। यहाँ लिखा हुआ है दूसरा लफ्ज़ एहसान, एहसान एक वाहिद लफ्ज़ है। एहसान की जमा होगी एहसानात। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल रमोज़ औकाफ की अलामतें तहरीर कीजिए। अलामत बोलते हैं निशानी को, कि इनका निशान कैसा है। सुख्ता यहाँ पर आ रहा है, सुख्ता का निशान कैसा होता है? सुख्ता का निशान होता है एक कोमा। इस तरीके ये सुख्ता का निशान है जो हमने यहाँ बनाया है। तो इस तरीके से आपको सुख्ता का अलामत इस तरीके से कॉपी में लगानी है। कोसेन, कोसेन बोलते हैं कोष्टक को, तो कोसेन की अलामत इस तरीके से आएगी। सवाल नंबर 14, मुंदरजा झेल अल्फाज पर साब के और लाके लगाइए। तो यहाँ पर आ रहा है खबर, खबर पर हमें साब का लाका लगाना है, तो हम इसके आगे लगा देंगे बा, तो ये होगा बाखबर। तो ये लग गया इसके अंदर साब का। इसके पीछे हम लगा देंगे दार, तो ये हो गया खबरदार। इसके पीछे लग गया लाका। साब का लगेगा बा या बे, और दार लगेगा इसमें लाका। अगला आ रहा है इसमें तमीज़। तमीज़ के हमने लगा दिया आगे, तो बा तो हो गया बा तमीज़, ठीक है। या हमने लगा दिया आगे बद, तो बदतमीज़ हो गया। और पीछे हम इसके लाह का लगाएंगे दार, तो हो गया तमीज़दार। तो इस तरीके से आगे लगेगा बा या बद इसके अंदर साब का, और दार पीछे लगेगा लाह का। सवाल नंबर 15, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? मुतासिर मतलब प्रभावित हुआ। तो इसका जवाब आएगा, अकबर रघुपत के अपना कौल निभाने की बात से, अपना वादा निभाने की बात से मुतासिर हुआ, कि राजपूत वादे के पक्के होते हैं। सवाल नंबर 16, इक़्तिबास की तशरीह। यहाँ पर आपके दरसी किताब में से, अपने सबक में से इक़्तिबास आएगा, यानी पैराग्राफ आएगा, गद्यांश आएगा। आपको उसे पढ़ना है और पढ़कर पता लगाना है कि वो किस सबक में से आया है, और
उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो आप ये पढ़कर पता लगाएंगे। फिर हम वहाँ लिखेंगे इसके जवाब में सियाक व सबाक। सियाक व सबाक में आपको सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करना है, लिखना है। फिर आगे हमें लिखना तशरीह, और तशरीह में जो इक़्तिबास आया है उसको अपनी ज़ुबान में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 2 सबक दिए हुए हैं जो कि अहम हैं, जिनमें से कि हमारे इक़्तिबास आ सकते हैं। एक सबक कौल का पास है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें से इक़्तिबास आ सकता है। एक खुदा के नाम ख़त लेंश वाला सबक, इसमें से इक़्तिबास आ सकता है। हमारे हिसाब से ये ज़्यादा अहम हैं जो इम्तिहान में आ सकते हैं सबक के में से इक़्तिबास, तो आप इनको पढ़ लीजिए। अगला हमारा आ रहा है सवाल, नज़्म या शेर की तशरीह कीजिए। क्या आ रहा है? नज़्म या शेर की तशरीह हमें यहाँ करनी है। तशरीह यानी वो होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन या तशरीह उर्दू में बोलते हैं। तो हमने ऊपर क्या करा था, इक़्तिबास की तशरीह करी थी। सबक में से कोई इक़्तिबास आया था, पैराग्राफ आया था। अब इसमें नज़्म या गज़ल में से शेर आ रहे हैं। नज़्म का बंद आएगा या गज़ल का शेर आएगा। तो ऊपर गज़ल के 2 शेर आ रहे हैं। पहला शेर आ रहा है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। हम इस शेर को पढ़ना है और पढ़कर पता लगाना है कि इस गज़ल के शायर कौन हैं। हम सियाक व सबाक में इसके शायर का हवाला देंगे। तो यहाँ पर इसके शायर आ रहे हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ की गज़ल है, तो हम सियाक व सबाक में लिखेंगे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये शेर हमारे निसाब में शामिल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, तशरीह करेंगे। इस शेर का मतलब अपने अल्फाजों में लिखेंगे। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो इसका मतलब हम अपने लफ्ज़ों में तहरीर करेंगे। ऐसे ही दूसरा शेर हमारा आ रहा है, कोई उम्मीद बर नहीं आती। तो ये जो शेर आया है गालिब की गज़ल से लिया गया है। तो हम इसके सियाक व सबाक में लिखेंगे कि ये शेर हमारे निसाब में शामिल गालिब की गज़ल से लिया गया है। तो ये हो गया हमारा सियाक व सबाक। फिर हम इसकी तशरीह, इस शेर का मतलब अपने अल्फाजों में लिखेंगे। तो हमारी नज़र में ये दोनों शेर क्या है, अहम है, इम्तिहान में आने के लायक, इसलिए हमने इसको लिखा है। लेकिन आपको जो वहाँ पर आए वो उस शेर का, उस गज़ल का हवाला देना है, उस शायर का हवाला देना है और उस शेर का मतलब तहरीर करना है। तो ये तो हो गया हमारे शेर। इसमें या लगा हुआ है नीचे, तो या लगा हुआ है, तो या का मतलब ये है कि इसमें नज़्म का बंद भी नीचे आया है। अगर आपको शेर नहीं आते तो आप नज़्म का बंद कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से नज़्म नेकी और बदी ऐसी है जिसमें से नज़्म का बंद आ सकता है, जिसकी आप तशरीह कर सकते हैं। तो ये नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की। सवाल नंबर 18, कन्हैयालाल कपूर की मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। यानी कन्हैयालाल कपूर पर एक सवाल आएगा, उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी में लिखनी है। उनकी पैदाइश, वफ़ात और उन्होंने कहाँ तालीम पाई, कितनी तालीम पाई, उन्होंने कहाँ मुलाजमत की, इसमें आएगा। या लगा हुआ है बीच में, नीचे आ रहा है सैयद एहतिशाम हुसैन की मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक की मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान करनी है। हमारे हिसाब से ये दोनों अहम हैं, इम्तिहान में आने लायक, लेकिन वहाँ जो मुसन्निफ़ आएंगे उन मुसन्निफ़ की आपको हालात ज़िंदगी लिखनी है। या लगा हुआ है तो एक आपको इसमें से करना है। अगला हमारा आ रहा है सवाल नंबर 19, नज़्म पहाड़ और गिलहरी का खुलासा कीजिए। खुलासा यानी इस नज़्म का मतलब हमें अपने अल्फाजों में लिखना है, खुलासा करना है नज़्म का। तो ये पहाड़ और गिलहरी नज़्म हमारे अल्लामा इकबाल की है, इसका खुलासा आपको करना है। इसमें बीच में या लगा हुआ है, नीचे आ रही है कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म का खुलासा कीजिए। तो लिखिए। तो ये जो नज़्म है आपकी कदम बढ़ाओ दोस्तों, आप इसको अपने अल्फाजों में, अपने अल्फाज में इसका मतलब लिख सकते हैं, अपनी ज़ुबान में इसका मतलब तहरीर कर सकते हैं। तो इन दोनों में या लगा हुआ है, दोनों में से आपको एक करना है। हमारी नज़र में ये दोनों अहम है, इसलिए हमने इसको दिया है मॉडल पेपर में, लेकिन वहाँ जो नज़्म आएगी आपको उसका खुलासा करना है। अगला आ रहा है हमारे सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में आया है गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। यहाँ पर गज़ल की तारीफ़ आपको बयान करनी है कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ाल से बना है, जिसके मायने सुखन बायरान गुफ्तन। ठीक है, इसका असल मौजू हुस्न व इश्क है। गज़ल की 5 अज्जा तरकीब होती है, मतला, रदीफ़, काफ़िया, मक्ता, बहर। तो इस तरीके से आपको गज़ल की तारीफ़ वहाँ लिखनी है। या फिर या लगा हुआ है बीच में, नीचे आ रहा है कसीदा, कसीदा की तारीफ़ लिखिए। तो कसीदा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कसद से बना है, जिसके मायने हैं मगज़ गलीज़ या गाढ़ा मगज़ के हैं, यानी मोटा दिमाग। इस्तिलाह में कसीदा उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी की मदह या हुजू की जाती है, यानी किसी की तारीफ़ या बुराई में जो नज़्म लिखी जाती है उसे कसीदा कहते हैं। कसीदे की 2 किस्में होती है, तमहीद या कसीदा और खिताब या कसीदा। तमहीद या कसीदा उस कसीदे को कहा जाता है जिसके अंदर तमहीद के तौर पर तशबीब और गरीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, और फिर मदह और फिर दुआ आती है, उसमें मतलब दुआ। और खिताब या कसीदा उससे कहा जाता है जो डायरेक्ट मदह से शुरू होता है, ऐसे कसीदे को खिताब या कसीदा कहते हैं। कसीदे की 4 अज्जा तरकीब होती है, तशबीब, गरीज़, मदह
हुस्न तलब दुआ। तो इस तरीके से 2 सवाल आपका आएंगे। या लगा हुआ है तो आपको गज़ल की या कसीदे की तारीफ लिखनी है। हमारी नज़र में ये अहम है, इसलिए हमने आपको ये दिया है मॉडल पेपर में। सवाल नंबर 21, बीमारी की दरख्वास्त। आपके एक दरख्वास्त आई 4 नंबर की वहाँ पर इम्तिहान में, तो आपको वहाँ पर बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। हमारी नज़र में बीमारी की दरख्वास्त जो है वो अहम है, इसलिए हमने आपको यहाँ दी है। वहाँ टीसी की या फ़ीस माफ़ की या 2 दिन की छुट्टी की कोई सी भी आ सकती है। आपको जो वहाँ पर आई है वो करनी है। हमारी नज़र में ये अहम है बीमारी की दरख्वास्त, इसलिए हमने यहाँ दी है। इसमें बीच में या लगा हुआ है तो यहाँ पर नीचे ख़त आएगा आपके, तो शादी की मुबारकबाद का आपको अपने दोस्तों को ख़त लिखना है। तो इस तरीके से ख़त आएगा, हमने शादी की मुबारकबाद का ख़त यहाँ दिया है। वहाँ जो ख़त आएगा वो आपको तहरीर करना है। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में हमें कोई एक उन्वान पर मज़मून तहरीर करना है, यानी मज़मून तहरीर कीजिए। 3 उन्वान नीचे आए हैं, ईद उल फित्र, खेलों की अहमियत और पसंदीदा शायर व अदीब। इन तीनों में से किसी एक उन्वान पर आपको मुख्तसर मज़मून लिखना है अपने अल्फाजों में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये पेपर सोल्व करना है। जो अभी हमने अहम सवाल आपको बताए हैं इनको आप याद कर लीजिए, इम्तिहान में आ सकते हैं हमारे गेस के मुताबिक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तो आप कीजिए अपने इम्तिहान की तैयारी, चलते हैं।